जीवन में एक घड़ी भी वीतरागता के साथ जीना बहुत अर्थ रखता है। जीवन में एक घड़ी भी, एक घड़ी का मतलब क्या है? घड़ी 24 मिनट को कहते हैं। कालखंड के जो संज्ञा बने हुए हैं उनमें 24 मिनट की एक घड़ी मानी गई। तो जीवन में एक घड़ी भी वीतरागता के साथ जीना बहुत अर्थ रखता है, किंतु राग असंयम के साथ हजारों वर्ष तक जीना कोई मायना नहीं रखता। जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, असंयम के साथ जी रहे हैं। यानी संयम के साथ थोड़ा भी समय बीत जाए तो महत्वपूर्ण माना गया है। असंयम में कितना भी समय तुम्हारा बीत जाए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सिंह बनकर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। क्या? सिंह बनकर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, किंतु 100 साल तक, कितने साल तक? 100 साल तक सिंह बनकर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, किंतु 100 साल तक चूहे बनकर जीने की कोई कीमत नहीं। हमने तो 100 वर्ष तक जिया, 100 वर्ष की उम्र बिताई। अरे 100 वर्ष बिताए, असंयम के साथ तो बिताए। एक घड़ी भी वीतरागता के साथ निकल गई तो 100 वर्ष में वह घड़ी भी श्रेष्ठ मानी गई। 83 लाख वर्ष पूर्व आदिनाथ भगवान के निकल गए। किस में निकले? 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु किस में बीती? अरे वही तो बीती बाल्यावस्था में, वही बीती राज्यावस्था में, वही बीती प्रजापाल के कर्तव्य करने में। वही तो 83 लाख वर्ष बीत गए। 83 लाख वर्ष तक आदिनाथ भगवान के जीवन में वीतरागता का तत्व तो था, लेकिन वीतरागता की अवस्था नहीं आई थी। लक्ष्य में, तत्व में, श्रद्धान में वीतरागता थी, लेकिन जीवन में असंयम था। तीर्थंकर भगवान लेते हैं तो डायरेक्ट महाव्रत ही लेते हैं। घर में रहते हुए, राज्यावस्था में रहते हुए छोटे मोटे नियम व्रत नहीं लेते। आप लोग जैसे नियम लेते हो ना, लिस्ट बन गई, इस सन में ये, इस सन में ये, इस सन में, इस सन में ये, इन महाराज जी से, इन महाराज जी से, इन महाराज जी से, इन माता जी से, उन माता जी से, उन माता जी से। कभी कभी तो स्थिति ये बन जाती है कि कितने नियम लिए हैं यही ख्याल नहीं रह पाता। तो नियम लेना बुरा है क्या? नहीं, नियम लेना तो बहुत अच्छा है। नियम लेना तो बहुत अच्छा है, नियम लेना ही चाहिए, लेकिन जितने नियम लिए हैं उनका ध्यान तो बना रहे, उन नियमों को भूलें तो नहीं। कभी कभी कॉपी में लिख लिया, नोट कर लिया डायरी में, लंबा समय बीत गया, जब पन्ना पलटना शुरू किया तो स्याही फैलने लगी। अब नियम ही समझ में नहीं आ रहे क्या लिए। विस्मृति होने लगती है क्या क्या नियम लिए हैं। तो विस्मृति ना हो, और जितने भी नियम लिए हैं उनका नियम रूप से पालन होता रहे, ये भावना होना। तीर्थंकर घर में रहते हुए संकल्प पूर्वक किसी भी तरह का कोई त्याग के रूप में नियम नहीं लेते। जिसका मतलब
कैसा भी कुछ भी नहीं, कैसा कुछ भी नहीं। तुम जितना यहाँ पर व्रती बन करके भी नहीं कर पा रहे, उतना वह उस राज्यावस्था में रह करके बिना व्रतों का संकल्प लिए हुए भी उतना करते रहते हैं। हाँ, शास्त्र का सिद्धांत है। तीर्थंकर ऐसे छोटे मोटे नियम को धारण नहीं करते। 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग, उसमें अनाज का त्याग, बाकी छूट, फलाहारी ले सकते हैं, ये कर सकते वो कर सकते, ऐसा है तो वैसा है। गणंत का त्याग करेंगे, मन गणंत का त्याग नहीं करेंगे। क्या गणंत का त्याग तो कर देते, लेकिन लोग मनगणंत का, मनगणंत जानते किसे कहते हैं? मनगणंत क्या है? गणंत का त्याग तो कर दिया, गणंत तो जमीन के अंदर गड़ा है। गणंत का अर्थ क्या होता? जो जमीन के अंदर गड़ा होता उसे गणंत कहते हैं। कितने अंदर गड़ा होगा? 1 फीट 2 फीट, उसका त्याग कर दिया जाता है। लेकिन मनगणंत, जो मन में गड़ा हुआ है, जो विचारों में घुसा हुआ है, अभक्ष, अभक्ष जो हमारे विचारों में घुसा हुआ है, उस मनगणंत का त्याग कौन करेगा, कब करेगा? उसका भी त्याग होना चाहिए। और एक बात और है, यदि किसी व्यक्ति ने गणंत वस्तु का त्याग कर दिया है और उसको कहीं जमीन खोदते समय कुछ धन वगैरह गड़ा मिल जाए तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। उसको गणंत का त्याग है ना। क्या समझे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गणंत का त्याग है तो गणंत का त्याग है, गड़े हुए का त्याग है जमीन में। और जमीन में गड़ा हुआ मान लो सोना चांदी मिल गया तो क्या करोगे? नहीं नहीं महाराज जी, वो गणंत थोड़ी माना जाता। अरे गणंत गड़ा हुआ है तो उसी को तो गणंत कहेंगे। महाराज जी कौन सी परिभाषा बता दी आपने? ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना कि किसी ने गणंत का त्याग कर दिया है, उसको जमीन में रखा हुआ कुछ मिल जाए तो वो उसको नहीं ले सकता। ऐसा उसको गणंत थोड़ी कहते हैं। तो क्या है? वो भी तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है ना। गणंत है कि नहीं है? हाँ, जमीन के अंदर है तो गणंत हो गया। नहीं महाराज जी, अभी तक तुमने खाने के बारे में सुना था कि खाने संबंधी कोई भी वस्तु का त्याग करना जो जमीन के अंदर, उसको गणंत का त्याग खाने में है। ये खाने का थोड़ी है, खाने का नहीं है, खाने का भी नहीं महाराज जी और दिखाने का भी नहीं है। खाने का भी नहीं और दिखाने का भी पता नहीं पड़ना चाहिए। काम चालू है और यदि दिख गया ना, बंद करो काम, अभी बाद में करना। हाँ, लेबरों को कहते अभी जाओ जाओ जाओ, छुट्टी बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि समझ में आ गई यहाँ पर खन्न खन्न हो रहा है। क्या आवाज आने लगी है? अरे जरा देखो तो कुछ दिख तो रहा है। वो कहता है खोदूं, अभी खोद, नहीं अभी नहीं खोदो। अरे वो हमारी जगह है ना, हमारे बाप दादों ने रखा था, भले तुमने खरीदी हो जगह। ऐसा करके और उस गड़े हुए को निकाल लेते हैं, फिर बताते नहीं किसी को। यदि कुछ नहीं निकले तो हल्ला करते हैं, अरे यार फालतू कुछ है ही नहीं इसमें। और मिल गया तो हाँ अंदर ले चलो, अंदर गिनेंगे देखेंगे क्या क्या है। तो वो भी जमीन के अंदर से आया। तो जिसने गणंत का त्याग कर दिया है उसको इस गणंत का भी त्याग कर। महाराज त्याग की बात कर रहे? वो तो हमारे भाग से मिला हुआ है, भाग से मिला हुआ है, उसका त्याग कैसे करेंगे? हाँ, गणंत और मनगणंत। तो सिंह बनकर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। 83 लाख वर्ष की आयु निकल गई, कोई मतलब नहीं। ठीक है, राज्यावस्था में राजा बन करके काम किए, व्यवस्थाएं बनाई, सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जीवन तो असंयम का था। संयम, रत्नत्रय की परिपूर्णता, दिगंबर अवस्था जब आई तो उनका जीवन अनुपम अद्भुत बन गया।
तो गुरुवर आचार्य कह रहे हैं कि सिंह बनकर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, किंतु 100 साल तक क्या बनकर, 100 साल तक क्या बनकर, चूहा। अच्छा, 100 साल तक चूहे बनकर जीने की कोई कीमत नहीं। ऐसा कब अनुभव करता है, जब कोई अकेला हो। अकेला हो तो लगता है हाँ हमसे गलती हो गई भाई, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, हम ही फंस गए, हम ही ने अपराध कर दिया। कोई अकेला हो तो उसे अपराधी पने का बोध होने लगता है। सब एक तरफ खड़े हैं और वो एक तरफ खड़ा है। उसे लगता है कि मुझे दंड मिल रहा, मुझे सजा मिल रही, मुझे अपमानित किया जा रहा। किंतु जब अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है, जब अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर उसमें भी एक प्रकार का रस आने लगता है। हाँ, अपराधियों की संख्या बढ़ने लग जाए तो उसमें भी एक प्रकार से रस आने लगता है, उसमें अपराध बोध कम होने लगता है। जैसे कोई किसी को अकेले में मारपीट कर दे तो उसे लगता है कि हम झगड़ पड़े, और अंदर अंदर से महसूस करने लगता है कि हमने लड़ाई की, झगड़ा किया, मारा पीटी की। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 2 जन मिलकर के मारने लगें, 4 जन मिलकर के मारने लगें, 10 जन मिलकर के मारने लगें, तो फिर वो ऐसी मानसिकता बना लेते हैं कि इसे मारने का तो अधिकार हम लोगों का है ही, हम लोग तो बहुत जन हैं, ये आदमी गलत है, इसलिए बहुत सारे मिलकर के उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो मारने संबंधी जो अपराध है वह ज्यादा लोग हो जाएं तो अपराध बोध कम होने लगता है। जैसे कि अकेले में व्यक्ति किसी को मारता है तो अंदर अंदर सोचता है कहीं पकड़े गए तो ठीक नहीं, कहीं कोई शिकायत कर देगा तो ठीक नहीं। और जब ग्रुप बना लेते हैं तो भय थोड़ा कम हो जाता है, हाँ हम अकेले थोड़ी हैं, और भी तो लोग हैं, हम अकेले थोड़ी हैं, और भी तो लोग हैं। फिर हुजूम बना लेते हैं, हुजूम में फिर किस किस को पहचाने, किस किस ने मारा, किस ने किया। और अक्सर करके सामूहिक रूप में जो भीड़ के रूप में अपराध हो जाते हैं, उनमें अपराध करते समय भीड़ को अपराध का बोध ही नहीं रहता। वो तो फिर जब अलग अलग करके उनको पकड़ते हैं, अलग अलग करके जब उनसे पूछताछ शुरू करते हैं, तब उन्हें लगता है अरे उस समय तो सब लोग थे, हमको समझे नहीं, सब लोग कर रहे तो करो, कर रहे तो करो, और अब तो अब अकेले अकेले अब जवाब दो, क्या करें। अब अलग अलग धाराएं लगेंगी। 26 जनवरी को जो एक आंदोलनकारियों का एक क्रम चल रहा था, यदि वो मर्यादित तरीके से, निर्धारित अपने रास्ते से, शांतिपूर्ण वातावरण में यदि अपना प्रदर्शन करते तो कर देते, सराहना होती। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार है, विरोध करने का मौलिक अधिकार है, अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र इसमें होता ही है। यदि मर्यादित तरीके से, शिष्टता पूर्वक, शांतिपूर्ण तरीके से अपना यदि ये सब कर लेते तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं, प्रशासन भी सहयोगी था, देश की सद्भावनाएं भी जुड़ जाती। लेकिन उस प्रदर्शन के रूप में अंदर से जो तैयारियां करके आए थे, छिपा हुआ जो एजेंडा उन लोगों का बना हुआ था, अब कौन सही कौन गलत इसकी व्याख्या तो कौन करे, लेकिन जो आ रहे हैं जवाबदारी तो उन्हीं की है। किसानों के बीच में यदि कोई असामाजिक तत्व आते हैं तो जवाबदारी भी किसान और किसान नेताओं की रहेगी। अच्छा होगा तो श्रेय तुमको मिलेगा, बुरा होगा तो उसका आरोप तुम पर आएगा, तो स्वाभाविक है, व्यवस्था तुम्हारी थी। प्रशासन ने सहयोग किया,
तुम्हारी जो भावना है तदनुरूप आप अपना कार्य करो, रास्ता सुनिश्चित कर दिया। लेकिन सरकारी बैरिकेड्स तोड़ करके जो उन्होंने आश्वासन दिया था कोर्ट के लिए, शासन प्रशासन के लिए, उसको तोड़ करके अंदर आकर के लाल किले के यहाँ जो कार्य किया वो पूरे देश दुनिया ने देखा। उस समय जिन्होंने किया उनको कुछ ख्याल रहा कि नहीं रहा वो जाने, लेकिन अब जब वो अलग बैठ करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको लग रहा ऐसा कर दिया था क्या, ऐसा हो गया क्या। अब उनको अकेले में अपराध बोध हो रहा है। पकड़ में आ गए, एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं, धाराएं लगने लगी हैं, कोई नहीं बच सकता। उस समय तो उन्माद में उन्मादियों ने कर दिया, लेकिन अब जब शांत हो गया तूफान, अब समझ में आ रहा उनको और उनके परिवार को अब इस शिकंजे से निकलना आसान नहीं है। जिंदगी निकल जाती है, जेलों में सड़ जाते हैं, और ऐसी ऐसी धाराएं लगी हैं, ऐसी सजाएं मिलेंगी कि वो क्या उनकी 3 पीढ़ियां याद करती रहेंगी। तिरंगे को गिरा दिया, तैनात पुलिस बल पर हमले कर दिए, ट्रैक्टर से कुचलने जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले अपने बचाव में सड़क पर से खंदकों में, खाई में गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उन्माद और अपराध इन लोगों ने किया है, उसकी सजा जब मिलेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि हमने कितना बड़ा अपराध किया है। इसीलिए ये कहा जाता कि अकेले में व्यक्ति को अपराध बोध होने लगता है, पर समूह में जब करता है तब उसको ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। जब तक अपराधी एक अकेला रहता है तब तक वह अनुभव करता है कि हाँ मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं उसका दंड भोग। किंतु जब अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर उसमें भी एक प्रकार का रस आने लगता है, और जो घटना घटी है वह इसी भीड़ के रस की बात है कि उन्होंने उसके हानि लाभ पर विचार ही नहीं किया, मर्यादा अमर्यादा का ख्याल ही नहीं किया। एक ने हाँ कहा, दूसरे ने हाँ कहा, बड़ो तोड़ो, ये करो वो करो। आंदोलनों में जो राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान किया जाता है, वैयक्तिक संपत्ति को नुकसान क्षति पहुंचाई जाती है, ये जिस समय उन्माद में आ जाते उस समय ख्याल नहीं रहता, उस समय तो माहौल बन जाता है। लेकिन बाद में जब विचार करते हैं तो कितना नुकसान हो गया, जान माल की हानि कितनी हो गई, फिर उसके अनुसार जब उनको सजा मिलती है तब उन्हें समझ में आता है। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।